हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग यूपीपीजीटी 2011 के 62 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें 63 से आगे चलना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है। उससे पहले अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए, मोटिवेशन मिलता है थोड़ा इससे। क्वेश्चन नंबर 63 है ग्लिसरॉल ऑन हीटिंग विद KHSO4। तो देखिए, ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, CH2OH, CHOH एंड CH2OH। यही है आपका ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का अगर रिएक्शन किससे करवाया जाए, KHSO4, ठीक है। तो ये अगर हम ग्लिसरॉल को KHSO4 के साथ में हीट करेंगे तो एक्रोलीन बनता है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO और प्लस H2O यहाँ से रिलीज हो जाता है। मैं रिएक्शन बैलेंस नहीं कर रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। इसको बोलते हैं एक्रोलीन, ठीक है। यानी कि ग्लिसरॉल को KHSO4 के साथ हीट करने पर एक्रोलीन प्राप्त होता है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, देखिए, नाइट्रोबेंजीन ऑन नाइट्रेशन मेनली गिव्स। तो देखिए, नाइट्रोबेंजीन का जब हम नाइट्रेशन करवाएंगे तो नाइट्रोबेंजीन मीन्स की NO2 यहाँ पे लगा है, इसका नाइट्रेशन करवाना है। नाइट्रेशन के लिए हमें HNO3 और H2SO4 की जरूरत होती है, ठीक है। ये नाइट्रेशन की प्रोसेस होती है, यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड HNO3। तो यहाँ पे हमें मेटा डायरेक्टिव ग्रुप मेनली मिल जाता है, ठीक है। यानी मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप एक और ऐड हो जाता है, तो इसको हम बोलेंगे मेटा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। मेटा नाइट्रोबेंजीन। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए, ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैलोनिक एस्टर ऑन हाइड्रोलिसिस एंड हीटिंग गिव्स। तो देखिएगा, मैलोनिक एस्टर यानी कि CH2COO C2H5 होल ट्वाइस, इसी को बोलते हैं हम मैलोनिक एस्टर। थोड़ा अच्छे से अगर आप लिखें, ठीक है, तो इसको CH2 ऐसे लिख के यहाँ पे लिख सकते हैं COO C2H5 और वापस से COO C2H5। ये लिखा वही बात है, ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है और ये थोड़ा सा ठीक से लिखा हुआ है, ठीक है। यानी इसका अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाइए, हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो क्या मिल जाएगा, CH2COOH एंड COOH। यहां से क्या हुआ, C2H5OH हट गया है, इसको बोलेंगे हम मैलोनिक एसिड, ठीक है। अभी इसको बोला अगर कह देता सिर्फ हाइड्रोलिसिस करवाइए तो मैलोनिक एसिड पे हम रुक जाते, ऑप्शन में ये गिवन है। लेकिन उसने कहा है एंड हीटिंग, अब इस मैलोनिक एसिड को आप हीट कर दो, ठीक है। तो मैलोनिक एसिड को आप हीट करोगे यहां से तो CO2 हट जाएगा और यहां पे बन जाएगा CH3COOH और यहां से CO2 हट जाएगा, यानी कि ये है एसिटिक एसिड। तो अगर केवल हाइड्रोलिसिस करवाया जाता तो मैलोनिक एसिड मिलता, लेकिन फर्दर उसको हीट कर दिया गया तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो एसिटिक एसिड होगा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे क्या है। द वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ। तो हमें पता है जो वॉन्डर वॉल इक्वेशन होता है वो आइडियल गैस के बिहेवियर को शो करता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। 67 पे चलेंगे। कुछ लोग कहते हैं कमेंट करके कि जल्दी जल्दी सॉल्व करवाइए, तो जो इजी क्वेश्चन आ रहा है उसको मैं वैसे ही पढ़ दे रहा हूं और पढ़ के हम लोग सॉल्व करके निकल लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क एज। मिल्क क्या है, तो ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जो कि अगर इसकी कैटेगरी में चलेंगे तो क्या होता है, इमल्सन बोलते हैं, यानी मिल्क जो है वो एक इमल्सन होता है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन पे अगर चले, इन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ NaCl हाउ मेनी Cl आयंस आर सराउंडेड बाय Na+। देखिए, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। NaCl में जो Na+ होता है वो 6Cl- से सराउंडेड होता है
और एक Cl माइनस जो होता है वो 6Na प्लस से सराउंडेड होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलाइड? मडी वाटर, मिल्क, ब्लड, ऑल ऑफ दीज। तो मडी वाटर, मिल्क और ब्लड ये सारे के सारे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ कैटालिस्ट? तो देखिए, यानी कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें कैटालिस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है? तो हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस में बिल्कुल Fe कैटालिस्ट का यूज होता है और मॉलिब्डेनम का यूज होता है, MO का। दूसरा है थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस का मतलब केवल हीट देना, यानी थर्माइट प्रोसेस जो है इसमें कैटालिस्ट का यूज नहीं होता। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ओस्टवाल प्रोसेस और कॉन्टैक्ट प्रोसेस सब में यूज किया जाता है, किसका? कैटालिस्ट का यूज किया जाता है। जो आपकी पहली प्रोसेस है हैबर प्रोसेस, ये अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए यूज की जाती है। ओस्टवाल प्रोसेस ये आपकी HNO3 के लिए की जाती है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 के लिए यूज की जाती है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो थर्माइट प्रोसेस हो जाएगा। थर्माइट प्रोसेस ये जो मेटल्स होती हैं उनके एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है, इसमें कैटालिस्ट का यूज नहीं किया जाता है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। N2 प्लस 3H2 गिव्स आउट है यहाँ पे 2NH3 एंड प्लस हीट। पूछा गया है इसमें Kp और Kc में क्या रिलेशन होगा? तो हमें पता है Kp इज इक्वल टू Kc R टू द पावर डेल N। डेल N का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट के कितने मोल्स हैं? यानी 2 मोल हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 3 और एक 4 मोल है। तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, यानी Kp इज इक्वल टू Kc और अपॉन RT की पावर 2 हम इसको लिख सकते हैं, या फिर हम इसको Kp इज इक्वल टू Kc और RT की पावर -2 लिख सकते हैं। दोनों में से जो आपके ऑप्शन में गिवन हो। तो ये आपका ऑप्शन सी गिवन है, ये Kp इज इक्वल टू Kc R2 टू द पावर -2। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? देखिए, which will have maximum coagulating power? तो देखिए, जो coagulating पावर होता है, coagulating पावर ये मेनली डिपेंड करता है चार्ज पे। तो एक SN4 प्लस गिवन है, एक Al ट्रिपल प्लस गिवन है, एक Ba2 प्लस गिवन है, एक Na प्लस गिवन है। यानी कि जैसे जैसे इस पे चार्ज इंक्रीज करेगा, कोगुलेटिंग पावर जो होती है वो इंक्रीज करती जाती है। तो सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर किसकी होगी? Sn+4, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73rd नंबर क्वेश्चन क्या है? वाटर। वाटर यहाँ पे यानी H2O और वापस से लिखा है H2O वेपर फेज में, और ये इरिवर्सिबल का सिंबल है यहाँ पे। सिस्टम हैव डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम बतानी है, तो हमें पता है P प्लस F इज इक्वल टू C+2 होता है। यहाँ पे अगर P प्लस F हमें लिखना चाहिए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो फेज हो जाएगी यानी P इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर C की बात करें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे 1 हो जाएंगे। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 प्लस F इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो F इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आ जाने वाला है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 1 हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 74th नंबर क्वेश्चन क्या है? इन ZnS कोऑर्डिनेशन नंबर Zn। ठीक है, तो जो ZnS होता है, जिंक सल्फाइड जिसको कहते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 4 होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 75 नंबर क्वेश्चन पूछा है, आर्हीनियस इक्वेशन इज। तो आर्हीनियस इक्वेशन, तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। K इज इक्वल टू ए ई पावर माइनस EA अपॉन RT को ही हम क्या बोलते हैं?
आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। K इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे क्या है। बीटा डीके ऑफ 11Na24 प्रोड्यूसेस, ठीक है, तो यानी 11Na24, इसमें से एक बीटा का डीके हो गया। तो बीटा का डीके मीन्स क्या हो जाएगा कि इसके जो एटॉमिक नंबर है उसमें 1 ऐड हो जाएगा यानी 12 हो जाएगा, और ये 24 यानी कि मास नंबर में कोई चेंज आने वाला नहीं है, तो ये हो जाता है mg, यानी कि आपको 12 mg24 मिल जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 77, वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ CO2। तो CO2 के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, उसकी वैल्यू कितनी होती है 31.1 डिग्री सेल्सियस होगी, जो कि डी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, यूनिट ऑफ सेल कॉन्स्टेंटेज। तो जो सेल कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है, तो देखिए सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कैसे आप लिखते हो, ठीक है, लेंथ अपॉन एरिया होता है, यानी लेंथ आप मान लो अगर मीटर में लिख रहे हो तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर इसको सेंटीमीटर लिख रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी या तो मीटर इनवर्स 1 या फिर सेंटीमीटर इनवर्स 1 आपका सेल कांस्टेंट की यूनिट बनने वाली है, जो कि फोर्थ ऑप्शन में इस गिवन है, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79, व्हिच एक्सप्रेशन इज करेक्ट। तो यहाँ पे आपको गिवन है जो एक्सप्रेशन, उसमें देखिए H इज इक्वल टू ई प्लस पी बी, यही इक्वेशन सही होगा। इसी को आप डेल H इज इक्वल टू लिख सकते हैं E या डेल E प्लस P डेल B भी लिख सकते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा, जो कि H इज इक्वल टू ई प्लस पी बी है। यानी कि आपको अगर एक्सप्रेशन आ रहा था एंथैल्पी क्या होती है, तो एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीबी एनर्जी जो होती है उसी को बोलते हैं। तो आप फटाक से इसको कर लेंगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे क्या है, द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो देखिए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसमें रिलेशन बताना है। तो हमें पता है कि जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है ये √2RT/m होती है, जो एवरेज वेलोसिटी होती है ये √8RT/πm होती है, और जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है ये 3RT/m होती है। ठीक है ना, बताइए कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका रिलेशन अगर लेके सॉल्व करेंगे तो 1:1.128 और 1:1.22 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन क्या है, अ गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इफ फॉर अ गैस द टेम्परेचर इज ग्रेटर देन। अगर किसी गैस के लिए जो टेम्परेचर है वो इसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, गैस इजिली लिक्विफाइड नहीं हो जाएगी, यानी गैस लिक्विफाइड नहीं होगी। जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाएगा, तो फिर गैस लिक्विफाइड नहीं होगी, यानी आपका ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, अमंग द फॉलोइंग व्हिच हैज 8:8 टाइप ऑफ पैकिंग। तो देखिए जो सीजियम क्लोराइड होता है, सीजियम क्लोराइड, इसका 8/8 का पैकिंग होती है। ऐसे ही आप देखिए NaCl होता है, इसका 6/6 की पैकिंग होती है, यानी एक Na प्लस 6Cl- से और एक Cl- 6Na+ से सराउंडेड होता है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा कि CsCl की जो पैकिंग होती है वो 8/8 की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 83, टेक्निक बाय व्हिच ट्यूमर इज डिटेक्टेड इन बॉडी, क्रोमेटोग्राफी, एक्सरे, थर्मोग्राफी, नन ऑफ दिस। तो थर्मोग्राफी जो होती है, थर्मोग्राफी ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी
हेल्प से बॉडी में ट्यूमर को डिटेक्ट किया जाता है, यानी आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट आपको बतानी है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/r L/A, यही होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो अगर आप इसकी यूनिट लिखिए तो इसको लिख सकते हैं हम ओम, और इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर/सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, यही हो जाएगा आपका जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसकी यूनिट, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। वैल्यू ऑफ डेल जी इज इक्वल टू, ठीक है, डेल 0 जी की वैल्यू बतानी है आपको। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता है डेल जी 0 इज इक्वल टू -RT इन KP होता है। इसको लॉग पढ़ते हैं, लॉग KP, या फिर डेल जी इज इक्वल टू होता है -NFE, ठीक है ना। तो अगर हम इसका यूज करें तो लिख सकते हैं -डेल 0G इज इक्वल टू -NF और E, यहाँ पे E0 कर देंगे, ठीक। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जहां पे डेल 0G इज इक्वल टू -NFE लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इन सेल Zn जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो जा रहा है, एंड Cu2+ जो है वो Cu में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, और यहाँ पे आपका रिडक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। तो निगेटिव इलेक्ट्रोड एज, तो निगेटिव इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, यही जो जिंक है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा, और यहाँ पे रिडक्शन होगा, ये आपका किसकी तरह काम करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, एंट्रोपी ऑफ द वर्ड। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि एंट्रोपी जो है वर्ड की वो लगातार इंक्रीज कर रही है, यानी 87 का ए ऑप्शन सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन। तो जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो सरफेस टेंशन जो होगा वो क्या होता है, डिक्रीज करता है, यानी ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे क्या है। एक इक्वेशन आपको दिया है, इसमें बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी CH3COO C2H5 प्लस H2O। मैं इसको इक्वेशन को लिख दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छा रहेगा, H प्लस CH3COOH प्लस C2H5OH। मुझे लगता है ये H प्लस इनको नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है, आई एम सॉरी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब देखते हैं तो H2O को कंसंट्रेशन को ड्रॉप कर दिया जाता है, यानी केवल यहाँ पे एक ही कंपोनेंट बचा है जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करेगी। हम लिख सकते हैं जो रेट होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5 के कंसंट्रेशन पे, यानी ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बनेगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे क्या है। 1 nm इज इक्वल टू, तो ये तो बहुत ही सिंपल, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर के होता है, और सीधा सीधा यही पूछा गया है, सी ऑप्शन सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, फॉर डिटेक्शन ऑफ ZR4 इट इज यूज्ड, यानी जर्कोबियम 4th ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी डिटेक्शन के लिए किसका यूज किया जाता है, तो इसके डिटेक्शन के लिए 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन का यूज किया जाता है, ठीक है। 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन का यूज किया जाता है। देखिए ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं, ये जर्कोनियम का जो है जो डिटेक्शन वाली बात है कि आप इसको लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये कैसे है क्या है बिना यानी एक्सपेरिमेंट किए आप जान नहीं सकते हैं।
तो सबसे इजी तरीका है कि आप इसको लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। नंबर ऑफ हीम यूनिट्स इन अ मायोग्लोबिन। तो जो मायोग्लोबिन में है वो हीम यूनिट 1 होती है, इसका मतलब आपका सी ऑप्शन सही होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93। इनऑर्गेनिक रबर किसे बोलते हैं? तो देखिए, इनऑर्गेनिक रबर, तो पॉलीफॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक रबर बोलते हैं। फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड जो होता है, अगर यहाँ पे हम N कर देते हैं तो इसी को बोलते हैं क्या? इनऑर्गेनिक रबर। ठीक, क्या? पॉलीफॉस्फोनाइट्रिक क्लोराइड, ठीक, इसी को बोला जाता है इनऑर्गेनिक रबर, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा। 94th नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। नंबर ऑफ पायरोल रिंग इन प्रोफेरिन। तो जो परफोरिन होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा गलत लिख गया है शायद। परफोरिन में जो है वो नंबर ऑफ पायरोल रिंग कितने होते हैं? तो 4 यूनिट होती है, यानी 4 रिंग जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जो साई है, साई रिप्रेजेंट्स, यानी साई किसको रिप्रेजेंट करता है? तो साई जो होता है वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड और कांस्टेंट, नन ऑफ दिस, तो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो अगर हम एक वेव ड्रॉ करें ऐसे करके, तो ये जो होता है इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसी को ये साई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 95 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किया। अब इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप सभी लोग बहुत अच्छे मन से पढ़ाई करते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।